नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। देखिए, ब्रिटिश संविधान का अपन लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि एक दुनिया में से इसको अलग करती है, इस संविधान को एक विशेष संविधान मानने के लिए अपन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को मजबूर करती है, वो है ये बात कि भाई यहाँ पे लोकतंत्र भी है और लोकतंत्र का श्रेष्ठतम रूप है। और ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है वो दुनिया का एक बेस्ट मॉडल है संसदीय व्यवस्था का। और यहां तक कहा विद्वानों ने कि ब्रिटेन की संसद दुनिया की तमाम संसदों की मदर है। ब्रिटिश पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से आज अपन अब इस व्याख्यान में अपन बात करेंगे ब्रिटेन में राजा का पद अर्थात सम्राट का पद। सम्राट का पद देखिए वंशानुगत है, ये आप सब लोग जानते हैं। इसके लिए बाकायदा वहां विधि बनी हुई है, वंशानुगत ये पद रहेगा। लेकिन अब समझने वाली बात है कि ये राजा का पद क्यों है, क्योंकि भारत का जब राजनीतिक एकीकरण हो रहा था आजादी के बाद में 519 रियासतें का एकीकरण सरदार पटेल साहब और पंडित नेहरू साहब जो प्रधानमंत्री थे उनके नेतृत्व में किया गया। उस समय अपने आप ही कई राज प्रमुख कई रियासतों के रजवाड़े पटेल जी के पास गए, पटेल साहब के पास, कि साहब हमें आप ब्रिटेन की तरह राज प्रमुख बना दीजिए या महाराज प्रमुख बना दीजिए, जो कि वर्तमान में जो अपना जो राष्ट्रपति के पद की जो फंक्शनिंग है ऐसा पद मांगने के लिए। लेकिन अपने यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया गया। अपने हिंदुस्तान की व्यवस्था में ऐसा कोई पद नहीं है जो वंशानुगत है, ऐसा कोई पद नहीं है। बिल्कुल क्लास 4 के चपरासी से लेकर के भारत के राष्ट्रपति तक सब पदों की निर्योग्यताएं हैं, योग्यताएं हैं, निश्चित कार्यकाल है और निश्चित जिम्मेदारियां हैं। भारत में ऐसा कोई पद नहीं है जो वंशानुगत है। जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत ब्रिटेन का जो सबसे प्रमुख पद है, जो संवैधानिक प्रमुख है, वहां का राज प्रमुख है, जो ब्रिटेन का द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंग्लैंड, वो वहां का वंशानुगत है। वंशानुगत का मतलब इसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र या पुत्री ही शासन पे बैठेगा, दूसरा नहीं बैठेगा। रिजर्व है ये सीट उनके लिए। अब ये क्यों है रिजर्व? विचारणीय प्रश्न ये है कि ये रिजर्व क्यों है। देखिए, इसके ऊपर अपन थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पिछली 10-12 शताब्दियों में ब्रिटिश शासन व्यवस्था का विकास राजतंत्रीय व्यवस्था से संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था में हुआ है। दिस इज ए फैक्ट कि पिछले 10-12 शताब्दियों से, यानी कि 1000 से 1200 सालों का ब्रिटेन का जो इतिहास है, जो विकास है, जो आज का जो लोकतंत्र वहां देख रहे हैं अपन, कम से कम 1000 से 1200 सालों के विकास का परिणाम वो है। इस दौरान शासन व्यवस्था के उत्तरोत्तर लोकतंत्रीय के कारण जो शक्तियां राजा के पास थी वे धीरे धीरे संसद तथा मंत्रिमंडल को स्थानांतरित हो गई। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है तथा संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक औपचारिक कार्यपालिका तथा द्वितीय वास्तविक कार्यपालिका। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में राजा राज्य का अध्यक्ष होने के नाते औपचारिक कार्यपालिका की भूमिका निभाता है, किंतु वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा संसद करती है। अब ये देखिए, यहां विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब राजा और राजपद क्या है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि कई बुक्स में आता है आपके सम्राट और राजमुकुट, दोनों में अंतर है। राजमुकुट जिसको संबोधित किया गया वही राजपद है, सम्राट जिसको संबोधित किया गया वही राजा है। तो संवैधानिक प्रमुख कौन हुआ? राजा। और संविधान की जिम्मेदारियां किस पे हुई? राजपद पे। जैसे अपने यहाँ पे राष्ट्रपति एक व्यक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है, जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख है, जो कि भारत को एक मतलब एक तरीके से एक लीडरशिप जो कहते हैं कि एक मतलब यूं कहें कि आप संविधान प्रमुख, संरक्षक है भारत के संविधान का। तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने एक बार कहा था कि यूं तो ब्रिटिश संविधान में अनेक सूक्ष्म अंतर विद्यमान है, तथापि उनमें राजा तथा राजपद का अंतर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसे समझे बिना ब्रिटेन में शासन व्यवस्था की लोकतंत्रीय प्रक्रिया को समझा नहीं जा सकता। राजा तथा राजपद में निम्न आधारों पर अंतर स्थापित किया जा सकता है। राजा एक पद है और राजपद एक संस्था है। सबसे पहला अंतर तो यही है।
राजा के ऊपर, राजा का जो पद है वो एक व्यक्ति विराजमान होता है उसके ऊपर, जबकि राजपद एक संस्था है। सबसे पहला अंतर तो यही है इसमें। दूसरा है व्यक्तिक एवं सामूहिक का अंतर। राजा एक व्यक्तिगत, एक इंडिविजुअल है, जबकि राजपद एक सामूहिक संस्था है, क्योंकि इसमें राजा के अतिरिक्त प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद तथा लोक सेवक सभी सम्मिलित हैं। अर्थात राजपद की शक्तियों का प्रयोग किसी एक व्यक्ति द्वारा न किया जाकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है। औपचारिक तौर पर उन सभी संस्थाओं को राजपद की शक्तियां मान लिया जाता है। वास्तविक तथा औपचारिक शक्तियों का अंतर। संस्था के रूप में राजपद की शक्तियां अधिक व्यापक है। वह शासन का प्रतीक है। उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों की शक्तियां विद्यमान है। भूतकाल में राजा व्यक्ति के रूप में स्वयं इन शक्तियों का प्रयोग करता है, किंतु जैसे जैसे ब्रिटिश शासन व्यवस्था का लोकतंत्रीकरण होता गया, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण का विकास हुआ तथा विभिन्न शक्तियों का प्रयोग संसद, मंत्रिमंडल तथा लोक प्रशासकों के द्वारा किया जाने लगा। किंतु आज भी ये सब कार्य औपचारिक रूप से राजा के नाम से किए जाते हैं। उत्तरदायित्व का अंतर। चूंकि राजा सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों के माध्यम से करता है, अतः उसके प्रत्येक कार्य के लिए संबंधित मंत्री तथा प्रधानमंत्री उत्तरदायी होते हैं। चूंकि राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, अतः राजा कोई गलती नहीं करता। इस प्रकार जैसे जैसे ब्रिटेन में लोकतंत्र की प्रक्रिया सुदृढ़ हुई, राजा की शक्तियों में निरंतर कमी आई तथा राजपद की शक्तियां निरंतर बढ़ती गई। अब थोड़ा सा अपन आज बात करेंगे इसके अंतर्गत आगे कि ब्रिटेन में जो राजा का पद था आज भी है, और शुरू में ब्रिटेन में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, लेकिन आज एक बेस्ट लोकतंत्रीय व्यवस्था है। बेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट आप ब्रिटेन को निसंकोच कह सकते हो। तो ये जो यात्रा है ये कैसे बनी है, मतलब राजतंत्र से लोकतंत्र तक कैसे पहुंचा ब्रिटेन, इसके ऊपर बड़ी सूक्ष्म रूप से अपन देखेंगे इसको थोड़ा सा ब्रीफली। ब्रिटेन के इतिहास में केवल 11 वर्ष का 1649 से 1660 का ऐसा काल है जब अलोवीर क्रॉमवेल के नेतृत्व में तत्कालीन राजा चार्ल्स द्वितीय को हटाया गया तथा गणतंत्र की स्थापना की गई। किंतु 1660 में क्रॉमवेल के पश्चात पुनः राजतंत्र की स्थापना की गई। चार्ल्स द्वितीय ने राजा बनने के पश्चात 1660 संसद की शक्तियों को स्वीकार किया तथा यद्यपि उसके संसद के साथ कई बार मतभेद हुए, तथापि उसने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। किंतु जेम्स द्वितीय जो 1685 में शासक बना, इतना समझदार साबित नहीं हुआ। संसद के साथ बढ़ते हुए मतभेदों के परिणाम स्वरूप संसदीय नेताओं ने नवीन राजा की नियुक्ति का मानस बनाया। ऑरेंज के राजकुमार विलियम को राज्य में संवैधानिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए राजपद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया तथा जेम्स द्वितीय को असहाय अवस्था में ब्रिटेन से भागना पड़ा। इस प्रकार ब्रिटेन में 1688 की गौरवशाली क्रांति ने राजा पर संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर दी। ये 1660 की जो गौरवशाली क्रांति थी उससे विलियम तथा उसकी पत्नी मेरी ने 1689 में ब्रिटेन का राजपद संयुक्त रूप से ग्रहण किया। मेरी भगोड़े जेम्स की द्वितीय पुत्री थी। 1689 का अधिकार पत्र देखिए। भविष्य में राजा तथा संसद में किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न नहीं हो, इसलिए 1689 में एक अधिकार पत्र पारित किया गया, जिसके अनुसार शासन व्यवस्था में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। राजा संसद की अनुमति के बगैर कर नहीं लगा सकता। राजा के लिए संसद के अधिवेशन नियमित रूप से आमंत्रित करना आवश्यक था तथा व्यक्तियों की निजी स्वतंत्रता की घोषणा की गई, जिनका उल्लंघन सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार W.B. मुनरो के अनुसार ब्रिटेन में 1689 के अधिकार पत्र के द्वारा मर्यादित राजतंत्र की स्थापना की जा चुकी थी तथा राजा के विशेषाधिकारों के ऊपर संसद की सर्वोच्चता स्थापित की जा चुकी थी। 1701 के सेटलमेंट अधिनियम के द्वारा संसद ने राजा के उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार रानी जो निसंतान थी के पश्चात हेनोवर वंश के राजा जॉर्ज प्रथम को राजा बनाया गया। उत्तराधिकार के नियम के अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी ही राजगद्दी पर बैठ सकता है। राजपद के उत्तराधिकार को ज्येष्ठता के सिद्धांत से निर्धारित किया जाता है। महिलाएं भी उत्तराधिकार में राजपद प्राप्त कर सकती है। साम्राज्ञी विक्टोरिया तथा वर्तमान महारानी ने इसी आधार पर पद प्राप्त किया। रानी के प्रति राजा को पदवी नहीं दी जाती है। उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन संसद द्वारा किए जा सकते हैं।
इस प्रकार राजपथ के हस्तांतरण का निर्धारण भी ब्रिटिश संसद करती है। जॉर्ज प्रथम व द्वितीय के शासनकाल में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की संस्थाओं के विकास के साथ राजा की शक्तियां कम होती गई। 1936 में राजा की शक्तियों को एक अन्य झटका लगा जब एडवर्ड अष्टम को तत्कालीन प्रधानमंत्री के दबाव में आकर पद त्याग करना पड़ा, जबकि एडवर्ड अष्टम का मानना था कि उसके द्वारा एक तलाक प्राप्त अमेरिकन महिला से विवाह करना उसका व्यक्तिगत मामला था। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि राजा अपने पद पर बने रहते हुए अपने निजी जीवन के निर्णय भी संसद की स्वीकृति के बगैर नहीं ले सकता। मतलब एक डाइवोर्सी लेडी अमेरिकन लेडी से शादी करने के कारण एडवर्ड अष्टम को अपना त्यागपत्र देना पड़ा। राजा व उसके अन्य परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय कोष से वेतन तथा भत्ते के रूप में अनुदान दिया जाता है और यह अनुदान संसद के द्वारा वार्षिक बजट के साथ पारित किया जाता है। अभी देखिए आप, अपन इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोक करके बात करेंगे। जिसे अपने यहाँ पर राष्ट्रपति का जो पद है वो तो अपने इंडिविजुअल मामलों में तो इंडिविजुअल है, वहां तो एक महिला से शादी करने के नाते उसको छोड़ना पड़ा और सारे सदस्यों को वेतन दिया जाता है वहां पे। मतलब उनकी दिनचर्या भी पार्लियामेंट निर्धारित करती है। अपने यहाँ पे जैसे कोई राष्ट्रपति कमजोर आ गया, जैसे कमजोर का मतलब किसी दल के प्रति उसकी निष्ठा ज्यादा है, वैसे अपने यहाँ राष्ट्रपतियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारत के राष्ट्रपतियों का लगभग तटस्थ और निष्पक्ष का ही रहा है, 1-2 उदाहरण को छोड़ करके। तो अपन कहते हैं कि राष्ट्रपति क्या करेगा, वो तो ही नहीं का है, ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में। अब्दुल कलाम आजाद साहब को देखिए, उन्होंने मतलब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश लौटा दी। प्रणब मुखर्जी ने एक समझदार राष्ट्रपति की भूमिका निभाई। इस प्रकार से भारत की परिस्थितियां और वहां की स्थितियां अलग अलग हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में राजा पूर्णतया ब्रिटिश संसद के अधीन है। ब्रिटेन में राजा का कोई निजी कुछ नहीं होता। वहां पे जो पार्लियामेंट कहती है वही राजा को करना होता है, निजी कुछ भी नहीं है। अपने यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, अपने यहाँ थोड़ा सा उसको विवेक का अधिकार दिया गया, जिसे भारत के संविधान का आर्टिकल 141 ये व्यवस्था देता है कि राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगे कि भाई इसके ऊपर कुछ सलाह ली जानी चाहिए तो भारत के उच्चतम न्यायालय से वो किसी भी मामले पर सलाह ले सकता है। भारत का राष्ट्रपति कैबिनेट की सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, जब भी वीटो कर सकता है, उनको पड़ा रख सकता है। भारत के राष्ट्रपति पे कोई दबाव नहीं है। लेकिन अमूमन भारत के अंतर्गत राष्ट्रपति सरकार से अड़ते नहीं है, सरकार से तालमेल ठीक रहता है राष्ट्रपतियों का। तो इस प्रकार से अपन ने थोड़ा सा इसका जो विकास था संसद, मतलब एक प्रकार से कि भाई निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था से लोकतंत्रीय व्यवस्था की ओर जो विकास था ब्रिटेन की व्यवस्था का, वो हमने देखने का प्रयास किया है। अब आगे के अध्याय में अगली बात करेंगे। नेक्स्ट, थैंक यू।